देखिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हर देश में अगर आप देखें, देयर आर सेवरल एमएनसीज हु आर वर्किंग। मोस्टली यू विल फाइंड द एमएनसीज इन द डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, चाइना एंड अदर नेशंस, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, तो ज़्यादातर देशों में आपको ये दिखेंगी एमएनसीज, जो कि ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से होती हैं, मतलब होम नेशन होता है उनका। एंड डेवलपिंग देशों को वो अपना टारगेट लेके चलती हैं, मार्केट बनाते हुए चलती हैं। तो कई सारे फायदे हैं, फायदों के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। तो वो क्या है? नंबर वन इज लोकल इंडस्ट्री सफर मोर। सबसे ज़्यादा जो इसका अफेक्ट पड़ता है एमएनसीज का, इट इज ऑन लोकल इंडस्ट्रीज, राइट। लोकल इंडस्ट्रीज लाइक किसी भी देश में जो खुद के अपने घरेलू उद्योग हैं, जैसे इंडिया में अगर आप बात करें तो हमारे जो भी एमएसएमई सेक्टर है, जो भी घरेलू कंपनीज हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एमएनसी जितना वो कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, ना तो उतना अच्छा प्रोडक्शन होता है, ना ही उतना अच्छा उनकी क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, ना वो उतना अच्छा स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। तो अक्सर देखने में आया है कि एमएनसीज के आने के बाद दे आर एट अ ह्यूज लॉस। तो इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। सेकेंड इज कल्चर इन्वेजन। कल्चर इन्वेजन मीन्स लाइक जब भी आप देखेंगे कि जो एमएनसीज हैं जब भी आती हैं, तो दे ब्रिंग देयर ओन कल्चर। उन्हें मतलब नहीं कि किसी देश में क्या कल्चर है, ठीक है, कैसे वहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं, वो अपने साथ में अपना कल्चर लेकर आती हैं। और धीरे धीरे होता क्या है कि आप उस कल्चर को अडॉप्ट करने लगते हैं, और वहीं के जो भी चीजें हैं, चाहे वो पहनने के कपड़े हों, चाहे वो खाने के लिए आप उत्पाद देखते हैं एफएमसीजी सेक्टर में, आप धीरे धीरे उन्हीं के ही हैबिचुअल हो जाते हैं। तो आपका जो अपना कल्चर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, वो खत्म होने लगता है। तो दैट इज नोन एज कल्चर इन्वेजन। कल्चर खत्म होना, कल्चर के लिए नुकसान। उसके बाद बात आ रहा है ओनली प्रॉफिट मेकिंग। देखिए, एमएनसी जितनी दूर से आई हैं और किसी दूसरे देश में आके बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, तो दे हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव, दे हैव ओनली वन मोटो ऑफ डूइंग द बिजनेस, एंड दैट इज मेकिंग द प्रॉफिट। तो जो भी एमएनसीज हैं बेसिकली वो यही सोचकर आती हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, नथिंग एल्स। इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स। देखिए, एमएनसी चूंकि एंट्री लेती हैं जैसे ही किसी देश में, ठीक है, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इनका, हजारों करोड़ रुपए में इनकी इन्वेस्टमेंट्स होती है, और दोनों देशों की जो सरकारें हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से भी ताल्लुक रखते हैं। अगर गवर्नमेंट ने फंडिंग की बात की है, एफडीआई की बात की है, या गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी देश से मदद मांगी है, तो जनरली देखा जाता है कि वो जो एमएनसीज हैं वो आने के साथ ही अपना इंटरफेरेंस सरकार में या पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी रखती हैं। तो उससे होता क्या है कि जो बड़े बड़े फैसले हैं वो रातों रात ले लिए जाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी जैसे जमीन खरीदनी हो, बड़ा प्लांट लगाना हो, लाइसेंस इशू करना हो, अगर सरकार साथ है, अगर राजनीति में उनका बड़े लोगों से उठना बैठना है, ठीक है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी देखने को नहीं मिलती। अक्सर आप ये न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट पे ये आरोप हमेशा ही लगाए जा रहे हैं और लगाए जाते हैं कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, या जितने भी बड़े टाटा या जो भी समूह हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़कर किसानों से पैसा वसूला जा रहा है, या कहीं और जो मार पड़ रही है मिडिल क्लास पे पड़ रही है। तो ये सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर ऐसा होता है। मीडिया भी ये अक्सर मुद्दे उछालती है कि इतनी बड़ी रियायत कोई भी पकड़ा नहीं गया। ठीक है, आपने डीमोनेटाइजेशन की बीजेपी ने बात की, कर भी दिया, और 6 महीने तक लोग उससे त्रस्त रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, नतीजा क्या निकला? नतीजा जीरो। क्योंकि जो बात की जा रही थी कि बीजेपी ये कह रही थी कि साहब हम सारा पैसा वापस ले आएंगे, दूसरे देशों में जो भी स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में जमा है सब पैसा वापस आ जाएगा। अभी तक 4 साल होने जा रहे हैं, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट आरबीआई ने ऐसी नहीं दी है, कितना पैसा वापस आ गया है और कहाँ है, उससे किसको फायदा हुआ, नथिंग एल्स।
जबकि सबसे ज्यादा जो पिसने वाले थे वो गरीब लोग थे। एटीएम की लाइन में सुबह से लेकर शाम तक 200-200 रुपए के लिए खड़े रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएनसीज पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस भी करती है। फिर नॉट कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। देखिए एमएनसीज आएंगी तो जनरली वो अपना सेटअप उन एरियाज में लगाती हैं जहां पर ऑलरेडी सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, ठीक है, लाइट हो, रोड्स हो, वहाँ प्रॉपरली डेवलप्ड सारी चीजें हो, हाईवेज हो, नियर बाई में वहाँ पे रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, ताकि मीटिंग्स उनकी आसानी से हो सके। तो ये सारी चीजें एमएनसी जनरली देखती हैं। तभी आप देखेंगे कि ज्यादातर जो हेड ऑफिसेज और कंपनीज हैं वो नोएडा, गाजियाबाद या फिर एनसीआर रीजन में है। क्यों है? क्योंकि दे आर मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ अवर इंडिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिट है एमएनसीज के पार्ट पर, लेकिन ये डीमेरिट क्यों कही जा रही है? क्योंकि रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए एमएनसीज कोई बात नहीं करती हैं, और करेंगी भी क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। जबकि इंडिया में हालत ये है कि 70% ऑफ द इकोनॉमी दैट बिलोंग्स टू द रूरल एरिया। जब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, आप इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। फिर बात आ रही है फास्ट डेप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। फास्ट डेप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? एनीवन? यस, फास्ट डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मालूम है किसी को क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। हाँ, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, कोल है, मेटल्स हैं, आयरन और स्टील, ये सारे बेसिकली क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, जो एक बार अगर खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से आप इनको क्रिएट नहीं कर सकते। तो जनरली जब भी एमएनसीज आती हैं किसी देश में, वो वहीं का ही रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं। अगर हमारे देश इंडिया में अगर जो कोई एमएनसी काम कर रही है तो उसका रॉ मटेरियल इंडिया से ही ले रही है, ना कि वो अपने घर से ला रही है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं, क्योंकि आप उसको दोबारा से तो क्रिएट कर नहीं सकते, तो उनका जो स्पीड है डिप्लेशन का, खत्म होने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं पर मान लीजिए आप 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी चीज के, ठीक है, जिसमें आप आयरन एंड स्टील का यूज कर रहे हैं, तो 100 प्रोडक्ट के लिए आपको थोड़ा सा ही इंग्रेडिएंट चाहिए, मटेरियल चाहिए। वहीं पे जो एमएनसीज है वो 1 लाख प्रोडक्ट बना रही है एक दिन में, तो उसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो कई गुना ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो रिसोर्स आपके देश में 50 साल चलने वाला था, क्योंकि वो लिमिटेड है, उसका स्टॉक तो सीमित है ना, तो अगर वो 50 साल चलने वाला था तो वो आगे 10 साल में ही आपको एक्सटिंक्शन की स्टेट पे आ जाएगा, यानी खत्म होता हुआ नजर आएगा। जैसे जो भी है, आप जितनी भी गैसेस हैं या फिसल फ्यूल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, तो इनका स्टॉक लिमिटेड है। गल्फ कंट्रीज में भी जो प्लांट्स लगे हुए हैं, जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं, वो पहले ही उनकी मियाद सेट होती है, एक्सपायरी सेट होती है, यानी कि वो जो जितने भी कुएं सो कॉल्ड कहे जाते हैं, वो एक दिन में जितना भी गैलन पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उनका मानक तय है कि वो आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद वो सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है बेसिकली। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही बड़ी बड़ी कंपनी जो जिन्होंने अपने वहां पर रिफाइनरीज लगाए हैं, वो वहां से सट्टा फटा के चल देंगे, और आपके देश में कुछ नहीं बचेगा, यानी कि आप फिर जो देश है बेसिकली उसकी जो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। क्लियर है इतने डिमेरिट्स? अब देखिए यस सर। इसमें यस सर। हमने स्टार्टिंग में ही इंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स की बात की थी। आपको याद होगा कुछ सर्कल्स में हमने जो एनवायरनमेंट डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इस यूनिट में आपके वो एनवायरनमेंट्स डिटेल में है, उनमें किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिटेल में कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो वो 4-6 जो एनवायरनमेंट है, जैसे टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, नेचुरल, ये हमें डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, तो
ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा, और उसको डिटेल में अभी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। ये दोनों मेगा अपना माइक म्यूट करो। ये सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बेसिकली दोनों चीजें यहाँ पे मिक्स की है मैंने, सोसाइटी और कल्चर दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं एक से ही है। देखिए कल्चरल एनवायरनमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है जो हमने पहले डिस्कस किए थे? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. हाँ ऑलरेडी Yes, sir. डिस्कशन का पार्ट है। मैं आपको दिखा दूं, ये स्लाइड थी दिस वन, ये याद है मार्केटिंग टास्क। तो इसमें ये ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, ये सारे फैक्टर्स की। कल्चर ये था 4th नंबर पे। तो ये बेसिकली हमें जो ब्लू वाली पट्टी पे आपको दिख रहे हैं ना, ये हमें ब्रॉडली बात करने हैं क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है और इन पे कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हेलो जी सर, समटाइम लैंग्वेज कैन बी आल्सो अ बैरियर टू एमएनसीज। यस इट इज, लैंग्वेज इज अ बैरियर फॉर एमएनसीज। आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चाइना के साथ में दिक्कत क्या है कि देखिए जापानीज, अमेरिका और चाइना अगर टेक्नोलॉजी के लेवल पे देखेंगे तो कहीं से भी चाइना पीछे नहीं है। अमेरिका की जो पास टेक्नोलॉजी है, जापान के पास जो टेक्नोलॉजी है, वो ऑलमोस्ट चाइना भी बना रहा है, यूज कर रहा है। लेकिन चाइना फिर भी जापान और अमेरिका से किस चीज में मात खा जाता है, वो है लैंग्वेज। उसका रीजन ये है कि चाइना में 90% जो लोग हैं वो चाइनीज भाषा बोलते हैं और चाइनीज भाषा बहुत अपने आप में टफ समझी जाती है। ठीक है, बहुत ही कठिन भाषा है चाइनीज, जिसको सीखना भी बहुत यस आसान सर। नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश आप एक बार को सीख सकते हो, ठीक है, बट चाइनीज इज वेरी टफ लैंग्वेज। तो चाइनीज बेसिकली वो 90% वहां के लोग चाइनीज बोलते हैं और 8 या 10% ही लोग वहां पे इंग्लिश बोलते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो एमएनसीज अगर चाइना की हैं भी, वो दूसरे देशों में मूव नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाइनीज लैंग्वेज उनके लिए बैरियर है, क्योंकि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती या इंग्लिश के बारे में जानकारी नहीं है। और इंडिया में आप देखते हैं कि वो एंट्री कर पाते हैं या किसी देश में एंट्री कर पाते हैं तो वो यहीं के ही लोग अपॉइंट करते हैं। अगर चाइना चाहे अमेरिका में एंट्री करना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइनीज एमएनसीज टू एंटर अमेरिका, क्योंकि उनको वहां का सिस्टम, वहां की लैंग्वेज, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो चाइना इस चीज में पीछे रह जाता है। हाँ, अमेरिकन फर्म या अमेरिकन लोग वो हिंदी सीख जाते हैं, जापानीज लोग हिंदी सीख जाते हैं। हमारे इंडिया वाले तो बहुत आगे हैं, वो इंडिया वाले तो हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, बाकी सारी लैंग्वेजेस भी वो जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इंडिया चाइना से थोड़ा आगे बढ़ जाता है क्योंकि इंडियन जो कंपनीज हैं वो जापान में या अमेरिका में भी अपना सेटअप लगा देती हैं और वहां पे मूव कर जाती हैं। तो ये बेनिफिट बेसिकली इंडिया को मिल जाता है। तो लैंग्वेज इज अ बैरियर यू कैन से। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे थे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में। इसका मीनिंग आपको मालूम ही है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कल्चर बेसिकली क्या है? इट्स अ सेट ऑफ बिलीफ, कस्टम, प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर दैट एग्जिस्ट विद इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी डेमोग्राफिक में या किसी भी जगह पर जो बिलीफ है, लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो कस्टम्स हैं, यानी कि जो रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं बेसिकली, जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशंस हैं और जिस तरीके का बिहेवियर वहां पे जनता शो करती है, वो बेसिकली उसके कल्चर का एक प्रमुख गुण है। मतलब वो वहाँ का कल्चर दर्शाता है। आप जनरली देखते हैं कि कल्चर, जैसे हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं ना, तो ब्रॉडली कल्चर भी एक बिहेवियर डिपिक्ट करता है। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया को हम कहते हैं इमोशनल कंट्री है, यानी कि आप इंडिया में आसानी से अगर इमोशनल होकर मार्केटिंग करें तो आप बहुत जल्दी से पकड़ बना सकते हैं इमोशनली। आपको याद होगा दिवाली का ही सीजन था पिछले साल, 2-3 ऐड शुरू हुए थे। हुंडई कंपनी ने एक ऐड उतारा था जिसमें एक हुंडई की सबसे पुरानी कार का, वो रास्ते में जा रहा होता है और किसी को ड्रॉप करने के लिए जिसका इंटरव्यू था वो उसको ड्रॉप करता है और कई साल बाद वो मेडल रिसीव कर रहा होता है उसी से। तो हुंडई बेसिकली कल्चर को वो उन्होंने इमोशनल एक ऐड बनाया था कि हुंडई इंडिया में इतना पुराना ब्रांड है कि जिसे 20-25 साल हो चुके हैं। आपने देखा होगा शायद वो ऐड। ठीक है,
आपने HP प्रिंटर्स का ऐड देखा होगा जिसमें अम्मा के दिवाली के दिए वो बच्चा एक सेल करता है प्रिंट से उसका फोटोज निकाल के, देखते हैं ऐड ये? यस सर, Yes, sir. ये वाला है ना? तो ये बेसिकली हाँ, ये जो बड़ी कंपनीज हैं बेसिकली वो जानती हैं कि इंडिया में लोग इमोशनल हैं, ठीक है। आप कैडबरी जैसी कंपनी का ऐड देखते हैं, आप नेस्ले कंपनी का ऐड देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं क्योंकि वो आपके इमोशंस को टच करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे देशों में अगर आप जाओगे तो अलग अलग ब्रीड, जैसे आप गल्फ कंट्रीज में जाओगे तो बहुत एग्रेसिव वहां पे लोग हैं, ठीक है। आप ये जितने भी रूस रशियन देश है जहां पर आप देखते हैं ना टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर उनका बिहेवियर अलग है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो बंदूक गोली की भाषा वो बेसिकली वहां पर समझते हैं, तो वहां पे बिजनेस करना भी इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो वो बेसिकली कल्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं वहां की पॉपुलेशन को। International companies often include an examination of the socio-cultural environment prior to entering their target market. ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जो MNCs हैं, वो किसी भी देश में एंट्री करने से पहले वहां के कल्चर को बहुत समय तक समझती हैं, ठीक है। ताकि और वो रिसर्च करते रहते हैं, इसमें कई महीनों से कई साल भी लग सकते हैं, और वो प्रॉपरली जब रिसर्च कंप्लीट कर लेती हैं तभी वो जाके उस देश में अपना कोई उत्पाद उतारती हैं। जिलेट जैसी कंपनी, यूएसए की कंपनी जिलेट, वो इंडिया में फेल हो गई, ठीक है। और आज की डेट में अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट 90% जो कवरेज है शेविंग एंड एसेसरीज में वो जिलेट का है, 90% मार्केट शेयर, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जिलेट वॉज अ फ्लॉप इन इंडिया। उसके पीछे भी कंपनी ने फिर रिसर्च करी, मार्केट को सर्वे किया, तब जाके उन्होंने समझा कि कैसे इंडियन शेविंग करते हैं, क्या बेसिकली उनकी नीड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस किए और फिर जाके वो आज एक सक्सेसफुल ब्रांड बन पाए। सोशल एनवायरनमेंट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है सोसाइटी का, सोशियो एनवायरनमेंट का हमारे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट पर, मतलब बहुत बड़ा अफेक्ट डालते हैं कि किसी देश में किस तरीके की सोशल क्लासेस हैं, किसी देश में किस तरीके का कल्चरल एनवायरनमेंट है, उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पर पड़ता है। कल्चर इज अ सम टोटल ऑफ मैन्स नॉलेज, belief, art, moral, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Basically ये elements आप समझ सकते हैं कि कल्चर को हम इन सब का मिक्स मानते हैं, जैसे आपके नॉलेज बेस, मैन्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, ठीक है, मोरल्स, लॉज जो उस कंट्री के हैं, कस्टम्स ऊपर आ चुका है, और इसके अलावा भी कई चीजें हैं वो अभी एलिमेंट्स में आ जाएंगी। तो बेसिकली कल्चर इज अ टोटलिटी, कल्चर अगर हम बात करें इज अ टोटल ऑफ ऑल दीज थिंग्स किसी भी देश में, तो इनको समझना, इनको जानना बहुत ही जरूरी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जाने हम कल्चर की या कल्चरल एनवायरनमेंट की, तो कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कल्चर इज लर्न, कल्चर को सीखा जा सकता है, ठीक है। कल्चर कोई ऐसी कहानी नहीं है, कोई ऐसा बुक नहीं है जिसे आप समझ नहीं सकते हो। कल्चर को आप समझ सकते हो, उसको जाना जा सकता है और इसको लर्न किया जा सकता है बेसिकली, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि अक्सर अमेरिकन आते हैं, कभी आप मथुरा गए हैं? मथुरा में आप गए होंगे, इस्कॉन टेम्पल वगैरह में जो भी लोग गए हैं, आप देखिए वहां पर संस्कृत की बुक रामचरितमानस और जो भी भजन कीर्तन है इस्कॉन में, वो ज्यादातर अंग्रेज लोग करते हैं। देखा है आपने कभी? Yes, sir. आपके KCMT में ही कई बार रशियंस आए हैं, कई बार विदेशी लोग आए हैं, और उन्होंने, वो हिंदी भी बोलते हैं और वो संस्कृत का भी प्रॉपरली उच्चारण करते हैं। तो वो यहाँ पर कल्चर को सीख चुके हैं, साड़ी पहनना और यहाँ के अटायर लेना, ठीक है, पूजा अर्चना करना, ये यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। और जब वो यहाँ पर 4-5 साल रहे हैं, उन्होंने यहाँ के कल्चर को क्या करा? सीखा है, लर्न किया है। तो कल्चर आप कहीं पर भी रहकर सीख सकते हैं। कभी भी आप देखें कि कभी आपके घर में अगर जो बड़े भाई बहन होते हैं, अगर वो जॉब के सिलसिले में 2-4 साल बाहर रह आते हैं, यूएस में या कहीं और, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वहाँ के कल्चर को सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, ठीक है। मेरे भाई हैं, वो गुजरात में उनका ट्रांसफर हो गया है और 4-5 साल हो गए हैं, तो अब जब कभी भी फोन करते हैं तो पूरा गुजराती
वो भाषा बोलते हैं, और भाई के भालू छे, पता नहीं क्या छे छे करते रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आती है, और वो वहाँ की पूरी भाषा सीख चुके हैं, मतलब दे हैव टोटली लर्न द लैंग्वेज ऑफ गुजराती। ठीक है, तो ये बेसिकली कल्चर को आप लर्न कर सकते हो। कल्चर इज बेस्ड ऑन सिंबल। देखिए हर कल्चर में सिंबल का बहुत बड़ा रोल रहता है, महत्व है। ठीक है, तो कल्चर में ये भी जानना जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर सिंबल का क्या अर्थ है। ठीक है, वो क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे होते हो तो आप बहुत सारी चीजें जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, लोगो, ठीक है, आप लोगो डिजाइनिंग करेंगे, आप मार्केटिंग करेंगे, तो उसमें गलत सिंबल अगर आप बना देते हैं या गलत लोगो आपने बना दिया बाय डिफॉल्ट और कल्चर स्टडी नहीं करी, तो भी लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि उस कल्चर में उस सिंबल का मतलब क्या है वो आपको समझना जरूरी है। अब वो सिंबल कोई आर्ट का चिन्ह हो सकता है, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कलर उसके अंदर हो सकता है, देयर कैन बी अ, और इन सब का मिक्स भी हो सकता है। फिर है कल्चर इज शेयर्ड। देखिए कल्चर हमेशा शेयर होके ही बनता है। ठीक है, आप अकेले किसी कल्चर को ना तो बना सकते हो, ना ही किसी अकेले कल्चर में आप सरवाइव कर सकते हो। तो कल्चर हम कहते हैं कि इट इज अ थिंग विच इज शेयर्ड। आप लोग होली खेलते हैं? Yes, sir. तो होली होली कभी अकेले खेली है खुद से ही? खुद ही के रंग पोत लो, No, sir. खुद ही के ऊपर पानी डाल लो? नो नहीं सर, सर. नहीं खेली ना, तो क्या करते नहीं हो? सर। तो No, आप sir. होली होली खेलते हो दूसरों के साथ खेलते हो ना। Yes, sir. आप ईद ईद आप मिलते हैं, तो ईद कभी अकेले से मिल सकते हैं आप? No, sir. नहीं मिल सकते हैं ना। तो ईद भी अगर आप मिलोगे तो वो दूसरों के साथ में शेयर करके मिलोगे। तो सबसे बड़ा गुण जो कल्चर का वो क्या है? इट इज शेयर्ड। कल्चर की अकेले कोई वजूद नहीं है, कल्चर अकेले का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कल्चर है तो वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? वो पॉपुलेशन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको आप शेयर कर रहे हो। तो जब तक कल्चर को शेयर नहीं किया जाएगा उसका इट हैज नो मीनिंग। कल्चर का कोई मीनिंग नहीं है, इट इज समथिंग विच इज शेयर्ड, राइट। फिर बात आ रही है कल्चर इज पैटर्न या इंटीग्रेटेड। देखिए कल्चर की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, वो बहुत गहरी हैं, अलग अलग जगहों पर है। कल्चर को आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि कल्चर किसी जगह पर कहाँ से पर्टिकुलरली शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा, ठीक है, कहाँ बदला है, कहाँ तक बदलेगा। तो बेसिकली ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कल्चर इंटीग्रेटेड एक बात है। ठीक है, इंटीग्रेटेड मतलब कई चीजों का मिक्स है। अभी आपने इससे पहले ही हमने बात की है कि कल्चर में कितनी चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो कल्चर में वो सब चीजें मिलके कल्चर को बना रही हैं। इट इज अ इंटीग्रेटेड मिक्स ऑफ ऑल दी थिंग्स। तो कल्चर को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आप अलग अलग करके उसको समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कल्चर उन सब चीजों के साथ में मिलकर बना है। तो दैट्स व्हाई इट इज इंटीग्रेटेड। कल्चर इज यूजुअली एडाप्टिव। ठीक है, लर्न करना अलग बात है, अडॉप्ट करना दूसरी बात है। आप सीखा, आपने सीख के आप वापस आ गए, ठीक है, लेकिन आपने अपना कल्चर भी मेंटेन किया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि कोई अगर जॉब के सिलसिले में आप किसी विदेश में जाते हो और 4-5 साल रह के वापस आ जाते हो, तो आप वहां का कल्चर सीखते तो हो, लेकिन आप अपना इंडियन कल्चर भूल नहीं जाते। जब आप वापस आ जाते हो इंडिया में, तो आप वापस से वही बातें करने लगते हो जैसे आप पहले थे। ठीक है, लेकिन हाँ, आप बाहर का कल्चर सीख चुके होते हो, तो ये तो लर्न हो गया। लेकिन जब आप किसी कल्चर को टोटली अडॉप्ट कर लेते हो, जैसे मैंने अभी मथुरा में जो अंग्रेजों का एग्जाम्पल दिया, तो वो अडॉप्ट कर चुके हैं इंडियन कल्चर। ठीक है, उनके रहन सहन, उनके थॉट्स प्रोसेस, उनके लैंग्वेज, सब चीजों में वो इंडियन कल्चर आ चुका है। तो बेसिकली दे हैव अडॉप्टेड इट। हाँ, कुछ लोग होते हैं विदेशी जो यहाँ आते हैं, जो सीखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो दे हैव लर्नड इट एंड अदर्स हैव अडॉप्टेड इट। इसके आगे बात करें हम तो एलिमेंट्स, जो अभी मैंने बात भी की थी कि कल्चर के कई सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला इसका एलिमेंट है रिलीजन। नंबर 1 इज रिलीजन। ठीक है, रिलीजन यानी धर्म। देखिए कल्चर में अलग अलग धर्म हो सकते हैं, कल्चर में कोई एक धर्म भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा। अब किसी भी कंपनी को, अगर कंपनी के लिहाज से हम इसको बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी देश में
जहाँ आप बिजनेस अरे करने जा रहे हैं, यार एक सपना देखा बहुत तगड़ा। ठीक है। असद हाँ। माइक असद अभी माइक यार म्यूट क्या करो, अभी टूटी नहीं नींद। ठीक है। तो किसी भी जगह, किसी भी रिलीजन में जो कल्चर है, सॉरी, किसी भी कल्चर में जो रिलीजन फॉलो किया जा रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे जनरली अगर आप दुबई या अरेबियन कंट्रीज वगैरह में जाओगे तो मोस्टली यू विल फाइंड दी इस्लाम इज द रिलीजन विच दे पर्टिकुलरली फॉलो। इंडिया में अगर आप बात करोगे इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, पंजाबीज हैं, और भी कई तरीके के लोग हैं यहाँ पे। वैरायटी ऑफ रिलीजन्स आर देयर दैट एग्जिस्ट, ठीक है। यूएसए में जाओगे आप तो मोस्टली यू विल फाइंड द क्रिश्चियन पीपल देयर फॉलोइंग द क्रिश्चियन जीसस रिलीजन देयर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जिस देश में आप एंट्री कर रहे हो उस देश में वाइडली या मेजोरिटी में कौन सा कल्चर फॉलो किया जा रहा है और उस कल्चर के क्या रिचुअल हैं, क्या टीचिंग्स हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। एजुकेशन, किसी भी कल्चर का एक एलिमेंट एजुकेशन भी है। वहां पर किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, लोग क्या वहां पर पढ़ के बड़ा हो रहे हैं। जापानीज अगर आप देखेंगे तो जापानीज एजुकेशन के लिहाज से दे आर मोर टेक्निकल, ठीक है। जापान में बच्चे को शुरू से ही टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती है और वो बड़ा होते होते सारी चीजें जान चुका होता है। अमेरिका में छोटे बच्चे को स्टार्टिंग जब होती है तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा दी जाती है ताकि बड़ा होते होते वो सारे अंडरटेकिंग्स और सारे ऑफिसेज और सारे कंपनीज वगैरह वो खुद से रन कर सकता है, उसको संभाल सकता है। इंडिया में हर तरीके की एजुकेशन है, जैसा आपका मन हो वैसी एजुकेशन आप ले सकते हैं। तो ये भी एक एलिमेंट है कल्चर का। वैल्यूज, ठीक है, हमारे जो वैल्यूज हैं बेसिकली, जो हमारे कहना चाहिए ना कि हम किस चीज को प्रिफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हर देश में अलग अलग है। जैसे कहीं पर ऑनेस्टी को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जैसे कि देश है ग्रीनलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, वहाँ बहुत ऑनेस्ट लोग मिलेंगे। दुनिया में नंबर वन पे आते हैं वो लोग ऑनेस्टी के टर्म्स में और साफ सफाई के टर्म्स में। वो जितना ध्यान अपने घर का रखते हैं उससे ज्यादा ध्यान वो अपने देश का रखते हैं, ठीक है, और वैसा ही वो वहां पे फॉलो करते हैं, चीट नहीं करते। ऐसे ही अगर आप वैल्यूज की बात करोगे अमेरिका में, तो वैल्यू सिस्टम ये है कि वहां पे इंडिविजुअल वैल्यू देते हैं, मतलब आदमी खुद के बारे में सोचता है, परिवार के बारे में नहीं सोचता। तभी वहां देखते हैं कि अक्सर बचपन में ही बच्चे अलग जी रहे होते हैं, माँ बाप अलग रह रहे होते हैं, ठीक है। हर बच्चे की 2 या 3 मम्मी होती हैं, 2 या 3 पापा होते हैं, मतलब कितनी बार डाइवोर्स हो चुका होता है, कितनी बार उनके शादियां हो गई होती हैं। तो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है वहां पर, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम है वहां पर। खुद से बेसिकली आपको मतलब है, ना कि दूसरों से। इंडिया में अगर हम बात करें, खुद से किसी को कोई मतलब नहीं है, दूसरों से मतलब है, मतलब दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है ना, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बेसिकली ये यहाँ का वैल्यू सिस्टम है कि यहाँ पर हम आदमी को अपने आप से मतलब नहीं है कि खुद के गिरेबान में झांक के देखे, वो दूसरों के घर में ज्यादा झांक कर देखता है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। ये यहाँ का वैल्यू सिस्टम है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो हर जगह का वैल्यू सिस्टम अलग अलग है। बिलीव्स, मान्यताएं, ठीक है, बिलीव भी किसी कल्चर का ही पार्ट है, कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ पे मान्यताएं क्या है, आप इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीके फिल्म देखी है, आई थिंक यू ऑल हैव सीन दी पीके मूवी, ठीक है, तो जो भी Yes, बातें sir. हैं वहां पर, जो भी यस सर। इंसिडेंट्स हैं, जो भी इंसिडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली आपने देखा था वो पेड़ के नीचे उसने एक पत्थर रख दिया था, उसकी पूजा करने लगे थे वो यूनिवर्सिटी के बाहर एग्जाम से पहले। Yes, sir. तो वो Yes, sir. बेसिकली बिलीफ का पार्ट है, ठीक है। आदमी को बस इतना बता दो कि बेटा ये काम करके तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो वो ही करने लगेगा। तो ये बिलीफ्स हैं, उसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन हो या ना हो, उसे उस बात से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। आप अमेरिका में जाके किसी को ऐसे बेफूल नहीं कर सकते हो, यूएस में जाके, ठीक है। तो वहां आपको प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको उसका प्रॉपर एक क्या कहते हैं रिसर्च बेस्ड आपको सारी चीज बतानी पड़ेगी कि अगर आप ऐसा कह रहे हो तो उसके पीछे जस्टिफाई करिए कि क्या लॉजिक है। मटेरियल कल्चर आता है बेसिकली किस तरीके के उत्पाद, किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज आप इस्तेमाल कर रहे हो।
ठीक है, दैट डिनोट्स द मटेरियल कल्चर। तो हर जगह अलग अलग तरीके की चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। कहीं पर आप देखते हैं ना कि किस तरीके का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बर्तन, यूटेंसिल्स या जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो घर बनाने के लिए, आप किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बेसिकली मटेरियल कल्चर का पार्ट है। जैसे इंडिया में अगर हम हाउस मेकिंग करते हैं, घर बनाते हैं, तो कंक्रीट, ठीक है, सीमेंट, ब्रिक्स, इनका इस्तेमाल होता है। अमेरिका में घर जनरली बनते हैं, या कहीं विदेश में आप देखेंगे घर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, वुडन घर बनते हैं, उनका उनका साइज शेप भी सब अलग अलग होता है। और ज्यादातर रैक्सीन या घर में प्लास्टिक या वुड वुड का यूज करते हैं। तो बेसिकली वो मटेरियल कल्चर का पार्ट है। इंडिया में देखेंगे तो बर्तन वगैरह हम स्टील के बर्तनों का यूज करते हैं। अमेरिका में बोन चाइना या फिर क्रॉकरी जो पर्टिकुलरली होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टील और इसके बर्तन इस्तेमाल नहीं होते। तो वो मटेरियल कल्चर को बता रहा है। एटीट्यूड, जैसे मैंने बताया था कि एटीट्यूड क्या है, होल सोल पूरे कल्चर के पॉपुलेशन का, वो बहुत मैटर करता है। इंडिया का जो एटीट्यूड है दैट इज इमोशनल काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ का एटीट्यूड बहुत निगेटिव है, ठीक है। जो जैसे जितने भी नेशंस हैं जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं, वो उनका बहुत निगेटिव एटीट्यूड है। बहुत से ऐसे हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये देश बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली एटीट्यूड को दर्शा रहा है। एस्थेटिक है, एस्थेटिक हम कहते हैं सुंदरता को। जैसे मटेरियल कल्चर की बात की गई है कि किसी देश में क्या क्या मटेरियल कल्चर है, कि किस तरीके के सामान उत्पाद यूज हो रहे हैं, वो मटेरियल कल्चर का पार्ट है। लेकिन उन सामानों में भी आप सुंदरता किस एंगल से देख रहे हो, यानी कि टेस्ट क्या है, तो वो एस्थेटिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें नोवेल्स, नोवेल मटेरियल कल्चर का पार्ट है, लेकिन नोवेल इंडिया में भी लिखे जाते हैं, अमेरिका में भी लिखे जाते हैं। लेकिन वो उसका अगर आप एस्थेटिक्स की बात करो तो अमेरिका में जो नोवेल लिखे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर कहाँ है, हैरी पॉटर एग्जिस्ट कहाँ करता है, कहीं नहीं, ठीक है। यानी कि वो फिक्शन फॉलो करते हैं। उनका जो एस्थेटिक है वो ये है कि वो फिक्शन बेस्ड है, ठीक है। वो भविष्य में होने वाली घटनाओं की बात करते हैं। फिल्म बनती है अमेरिका में, तो अमेरिका जो ज्यादातर फिल्में बनेंगी वो आप देखेंगे या तो बहुत पुरानी, जैसे कि डायनासोर का युग हो गया, किंग कॉन्ग का युग हो गया, लाइक इस पे बात करेंगे, या बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक के 2050 में या भविष्य में मशीनों का राज होगा, तो आप टर्मिनेटर सीरीज देखते हो या और सीरीज देखते हैं आप, ठीक है, मैट्रिक्स फिल्म देखते हैं। तो ये बेसिकली एस्थेटिक्स को बता रहा है। इंडिया में भी फिल्में बनती हैं, लेकिन हमने कभी भविष्य की बात नहीं करी। हम क्या करते हैं, हम समाज धमाज, रोना धोना, है ना, हीरो को पीटना पिटाना, फिर उसका जो भी आप देखते हैं पूरा बिल्कुल एक इमोशनल काइंड ऑफ स्टोरी होती है और उसकी हैप्पी एंडिंग करते हैं। तो बेसिकली ये एस्थेटिक का पार्ट है, ठीक। ऐसी जो नोवेल्स का मैंने एग्जांपल लिया, तो नोवेल इंडिया में भी लिखी जाती हैं, लेकिन हम स्पाइडरमैन, बैटमैन नहीं लिखते। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है गोदान, गबन, लाइक, ठीक है, जो समाज के बिल्कुल कहते हैं ना कि आपके समाज की कहानी है, जो आपके समाज का हिस्सा है। मुंशी प्रेमचंद जी की आप बात करते हैं या जो भी राइटर्स हैं, आप उनकी चीजों को पढ़ते हो, वो एस्थेटिक्स को बता रहा है। ये एस्थेटिक्स क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और फिर फाइनल है इसमें लैंग्वेज। लैंग्वेज पे अभी जैसे पंकज ने पूछा था कि लैंग्वेज का क्या रोल है, तो लैंग्वेज का मैं बता भी चुका हूँ। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है कल्चर में। और कभी कभी लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा ही आप मूवमेंट करेंगे तो बदल जाती है। यहाँ से आप दिल्ली जाइए, ठीक है, ट्रेन में बैठे हैं आप, यहाँ से निकले मुरादाबाद पहुंचे, ठीक है, तो मुरादाबाद पहुंचते ही लैंग्वेज चेंज मिलेगा आपको। मुरादाबाद से जो लोग चढ़ेंगे उनकी लैंग्वेज का चेंज होगा, बरेली से, ठीक है, यू विल फाइंड अ डिफरेंट चेंज, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज देयर। अमरोहा पहुंचोगे, अमरोहा में अलग लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, और दिल्ली एनसीआर में अलग मिल जाएगी। तो यही चेंज है। यहाँ से कन्याकुमारी जाओगे, डिफरेंट स्टेट्स पढ़ेंगे, तो वो लैंग्वेज। लेकिन जो टोटलिटी में हम बात कर रहे हैं, तो इंडियन लैंग्वेज यानी जो भारत की जो एक भाषा है, ठीक है, वो हिंदी मानी गई है। तो हिंदी का अलग कल्चर माना गया है कि ज्यादातर लोग हिंदी को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो भारतीय भाषा बेसिकली एक मानी गई है। तो लैंग्वेज का ये है। तो ऐसे किसी देश में ज्यादातर लोग जो भाषा बोल रहे हैं और उस भाषा का क्या मतलब है,
ठीक है, उसे कैसे समझा जा रहा है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, ये समझना जो बिजनेस फर्म्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बिना समझे आप बिजनेस नहीं कर सकते। यही एग्जांपल मैंने चाइना के लिए भी दिया था। जनरली जो चाइनीज हैं वो अब जाके इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चाइना में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आज की डेट में पढ़ाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंग्लिश को सीखें और चाइना को उसका बेनिफिट मिले, आगे जाके वो दूसरे देशों में जाके बिजनेस कर पाए। ठीक है, तो ये कहीं ना